Hi student. So today we are going to start new journey and that is a class 10th biology chapters. Okay. So first of all we are going to discuss first chapter that is a life process. Okay. उसके पहले मैं अगर बता दूँ तो जो क्लास 10th है उसका पहला चैप्टर मैं ये पढ़ा रही हूँ और मेरे ख्याल से कि जो क्लास 10th में बच्चे आते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि शुरू से छोटे से सुनते चले आते हैं कि क्लास 10th और 12th अच्छे से कर लिया तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वहाँ से बच्चा जो होता है वो सीरियस हो जाता है और शायद आगे चल के आपको क्या स्ट्रीम लेनी है, क्या लेना है। तो अगर आप क्लास 10th में उन चैप्टर्स को थोड़ा सा जो भी सब्जेक्ट्स आप लेना चाहते हो या आप ये जानना चाहते हो कि आपको आगे किस चीज़ से पढ़ाई करनी है, तो मुझे लगता है कि क्लास 9th और 10th में आपको ये चीज़ें सही से पढ़ के डिसाइड कर लेनी चाहिए कि आपको बेसिकली किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है और आपको आगे आपको स्टार्ट रखना है, क्या आप कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ते रहना है। सो अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैं अपने चैनल पे स्टडी बायो गर्ल स्टडी विद मी पे मैं अभी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रही हूँ और 15 मिनट रिविजन्स जो कि बैक एक्सरसाइज के साथ आ रहे हैं वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने क्लास 7th में ये अपने लेक्चर्स में बता रखा है, बट आप क्लास 10th में हो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको रिविजन्स के लिए मैं रिवीजन में ये सारी चीज़ें बताती, बट मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रही हूँ कि आपको अगर आपको बायो में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन अपने उसकी बहुत अच्छी रखनी है। रिप्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। पढ़ाई के साथ साथ लिखना कैसे है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। हर एक जो अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर हम बात करें जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसका सीक्वेंस है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये आपको फिंगर टिप्स पे रखना है। ये कहीं ना कहीं आपके प्री बोर्ड्स में, आपके बोर्ड में आता ही आता है। और आप कोशिश करिए कि ऐसा नहीं है कि जब बोर्ड का मेन पेपर होगा तो उसमें अच्छे नंबर ले आएंगे। आप अगर कोशिश करेंगे कि आप प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे तभी आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे। और जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हो, कहीं सीबीएसई में स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई जा रही है, कहीं कुछ हुआ जा रहा है। तो आप उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज करो। अभी से शुरुआत से स्टार्टिंग से अपने आप को ऐसे पढ़ा के रखो, अपने आप को इतना पढ़ के रखो कि आपके साथ अगर स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है तो भी आपको कोई लॉस ना हो, और अगर माइन्यूट सी हो रही है तो आपको बेनिफिट हो। आप लॉस में मत रहो, क्योंकि आप सिर्फ 2 दिन उंगली उठाते हो और उसके तीसरे दिन के बाद उस पर कोई बात नहीं कर रहा होता है। जो कुछ नंबर आपको मिल जाता है पेपर पे वो मिल जाता है। तो आप उस चीज़ को पढ़िए। और अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की, तो क्लास 10th हो या कुछ भी हो, बायो की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एमसीक्यू कहाँ से बन जाएंगे, आपको लाइन टू लाइन ही समझ आएगा, तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे, तभी आप ट्रू फॉल्स कर पाओगे, तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे। और तभी इतना लोग कहते हैं कि बायो बहुत रटने वाला चैप्टर है, लाइन टू लाइन रटना पड़ता है, लेकिन अगर लाइन टू लाइन आप समझ लोगे तो आपको इतना रटना नहीं पड़ेगा। अगर रटना भी पड़ेगा तो आपको इजी वे में। तो मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी तो लिखी हुई है और सब लोग पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊँ, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। जब आप सोचो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में है क्या बेसिकली, तो आपको फिंगर टिप्स पे याद आए चीज़ें कि लाइफ प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या बोर्ड में आ सकते हैं, आप क्या क्या पढ़ना है, क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे मेंशन करते हुए चलूँगी। और मैंने उसके साथ साथ फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं जो आप अपने रिवीजन्स के लिए आप उसको प्रिंट आउट करके अपने रूम में लगा सकते हैं, जिससे कि वो आपको सिस्टम्स याद हो जाएं, जो कि मैं आपको अभी शेयर करूँगी और वो आपको मेरे शॉर्ट्स पे भी मिल जाएंगे। उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप मेरे को कमेंट करते हो आपको चाहिए तो मैं उसकी लिंक भी शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे, आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हो।
ठीक है। तो हमें बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को समझना, और मैं उस चीज़ को लाइन टू लाइन समझाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं लाइन टू लाइन रीड करूंगी, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। जो आपको नहीं समझ आता है आप मुझे बताएं, मैं उस चीज़ को और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। ओके, सो हियर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आपको समझ आ रहा होगा, प्रोसेस का मीन्स आपको पता है और लाइफ का मतलब भी पता है। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ नॉट लाइफ। हम कैसे समझते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़िंदा है और कौन सी नहीं ज़िंदा है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, जब हम देखते हैं कि डॉग जो है वो दौड़ रहा है, काऊ जो है वो खाना खा रही है, मैन जो है वो चिल्ला रहा है तेज़ी से ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दे आर द लिविंग बीइंग्स। तो जब हम किसी भी चीज़ को मूवमेंट करते हुए या कोई एक्टिविटीज़ करते हुए देखते हैं तो उसके थ्रू हम बताते हैं कि ये लिविंग है, जिंदा है। वॉट इज़ द डॉग और द काउ ऑफ द मैन वर स्लीप। लेकिन तब क्या होगा जब डॉग और काऊ और मैन सो जाए या सो रहे हो, वी शुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव। तब भी हम सोच रहे होते हैं कि वो जिंदा है, बट हाउ डिड वी नो दैट, लेकिन हम कैसे जानते हैं। वी सी देम ब्रीथिंग, हम उनको सांस लेते हुए देखते हैं, एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, और हम इस चीज़ से जानते हैं कि वो जिंदा है। वॉट अबाउट प्लांट्स। अब हम प्लांट्स को कैसे देखेंगे, वो ना तो चिल्ला रहे हैं ना तो वो दौड़ रहे हैं, तो उनको हम कैसे कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, हम कैसे जानेंगे कि वो जिंदा है। वी सी देम ग्रीन, हम उनको हरा भरा देखते हैं। सम ऑफ अस विल से, बहुत लोग कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं जो ग्रीन है वो जिंदा है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, सॉरी, एंड वी सी देम ग्रीन एंड सम ऑफ विल से, ये हमने बताया। बट वॉट अबाउट द प्लांट दैट्स हैव लीफ ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, लेकिन उस प्लांट्स का क्या जो ग्रीन की जगह किसी और कलर्स में होते, क्या हम उन्हें कह देंगे कि ये डेड है। दे ग्रो ओवर अ टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। वो ओवर अ टाइम धीरे धीरे करके प्लांट छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ जाता है, उससे हम जानते हैं कि ये जिंदा है। सम विल से, कुछ ऐसा कहते हैं। इन अदर वर्ल्ड वी टेंड्स टू थिंक ऑफ द सम sort of movement, either growth related or not, as common evidence of being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive. Some animals can breathe without visible movement. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो विदाउट विजिबल मूवमेंट्स के ब्रीथ करते हैं, सो स्टिल वो भी जो है वो जिंदा है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो इसमें ये कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एनिमल है अगर वो ज़िंदा है, ऐसा नहीं है कि वो बस सांस ले रहा है तो उससे ही हम बता लें कि ये अलाइव है। सिर्फ एक ब्रीथिंग करना ही लाइफ कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती है कि अगर वो सांस नहीं ले रहा है इसका मतलब वो ज़िंदा नहीं है, या हमें दिखाई नहीं दे रहा है और वो सांस ले रहा है तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि वो ज़िंदा है कि मर गया। तो हमें उस चीज़ को देखना है। तो इसका मतलब ये है कि हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ, कि ब्रीथिंग जो है वो लाइफ का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है। मूवमेंट ओवर द वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे भी स्मॉल स्केल्स हैं जो इनविजिबल हैं, जिनको हम नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं। So, for example, in this invisible molecule movement necessary for life, if we ask this question to the professional biologists, they will say yes. Okay. Then, if we ask this question to, okay, in fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells. जो वायरस होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब वो किसी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उनकी भी मूवमेंट हम नहीं देख सकते हैं। दैट इज़ अ पार्शली वाई दे आर द कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो हमें ये चीज़ पे बातचीत और इन चीज़ पे हम
एक डिस्कशन कर सकते हैं, कंट्रोवर्सी हो सकती है कि ये ट्रूली सच में ये अलाइव होते हैं या नहीं होते हैं, ये जिंदा होते हैं कि नहीं होते हैं। वाई आर द मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, क्यों मॉलिकुलर मूवमेंट जो है वो लाइफ के लिए ज़रूरी है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, बहुत बच्चे आके क्लास 10th में ही सीरियस होते हैं, लेकिन अदर क्लासेस में, छोटे छोटे क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसका अपने अपने ऑर्गन है, अपना सिस्टम है, हर चीज़ का वो सिस्टम एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। सो दे कैन हैव टिश्यूज हैव cells have a smaller component in them, and so on. Because of the effect of the environment, this organized order nature of the living structure is very likely to keep breaking down over time. In order breakdown, the organism will not longer be alive. If order breakdown, so living creature must be keep repairing. सो जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो धीरे धीरे करके रिपेयर होते रहते हैं एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, और अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंस जो सारे स्ट्रक्चर हैं वो सारे किसके मिलके बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट एक्सप्लोर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही इंट्रोडक्टरी पार्ट में पूरे के पूरे ये बताया गया है, अगर हम देखें तो कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है। मूवमेंट हो रहा है, और अगर मूवमेंट नहीं भी हो रहा है तो भी हो सकता है कि वो अलाइव हो। सिर्फ ब्रीथिंग ही एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता जिससे हम ये बता दें कि अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है तो वो अलाइव नहीं है, और अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो वो अलाइव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे बताया गया है, और ये भी बताया गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर उनके पास है, सबका उनका एक अपना सिस्टम है, वहाँ पे अपनी एक पर्टिकुलर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे हम पढ़ते हैं तो क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने आपको जो कुछ लाइन हाईलाइट कर रखी हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उनको आप पढ़िए। उससे हो सकता है कुछ MCQ, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, कुछ भी उठ के यहाँ से बन सकता है, आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, सो द मेन व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस है क्या? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन when they are not doing anything particular. Maintenance function of the living organism must go on even when they are not doing anything particular. ऐसा बिल्कुल वो भले ही कुछ पर्टिकुलरली नहीं कर रहे हो, लेकिन फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स, वो मेंटेन है, मेंटेन फंक्शंस, अपने फंक्शंस को मेंटेन कर रहा है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मस्ट गो ऑन इवन व्हेन, उसका फंक्शन मेंटेन रहेगा भले ही वो कुछ ना कर रहा हो। मतलब अगर आप लेटे भी हो, आप सो गए हो, तो सारे जो फंक्शन है वो अपना काम करते रहते हैं। आप ब्रीथ सोने के टाइम भी कर रहे हो, आप चल रहे हो तब भी कर रहे हो, आप कहीं पे बैठे हो तब भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको अपने फंक्शंस को ये याद दिलाना पड़ रहा है कि आपको ब्रीथ करना है, आप भूल गए, सांस लेना ही भूल गए, ऐसा तो नहीं होता है। आप कॉन्टीन्यूसली बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी माइंड लगाए आप नॉर्मल सा ब्रीथ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बैठे हुए सांस लेना ही भूल गए, ऐसा नहीं होता। आप सांस लेते रहते हो, आपके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप सांस ले रहे हो, अपने वो फंक्शन अपने आप से काम कर रहा है, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये अपना आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी ये फंक्शन वो अपने आप में जो उनका फंक्शन है वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं। देन आपका सेकेंड पेज आता है क्लास इवेंट। देखिए मैं यहाँ पे, ये हो सकता है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो, कई पार्ट्स में आए, क्योंकि ऐसा है कि लाइन टू लाइन NCERT अगर आपको पढ़नी है तो आपको लाइन टू लाइन समझ के चलना है। और अगर आपको रिविजन्स की बात है तो मैं आपको 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 35 मिनट्स का प्रोवाइड करती हूँ, जो कि आपको जब आपका बोर्ड होगा या आपके प्री बोर्ड होंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा पढ़ने के लिए। क्लास इवन इफ वी आर जस्ट asleep, the maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life process.
since these maintenance processes are needed to prevent damage and break down energy in needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be the process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside, at the process we commonly called nutrition. अब न्यूट्रिएशन हमने आपने क्लास 7th में भी पढ़ रखा है, थोड़े थोड़े पार्ट क्लास 8th में भी, 9th में भी, सारी चीज़ें लिंक्ड अप हैं। न्यूट्रिएशन क्या है? आप खाना खाते हो, आपको एनर्जी मिलती है, खाना ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, आप उस सारी चीज़ों से अपनी चीज़ें, आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है। ओके, तो उसके बाद इफ बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, additional raw material will also be need from outside. Since the life on earth depend upon the carbon based molecule, most of these food sources are also carbon based. Depending upon the complexity of this carbon source, different organism can be used different kind of the nutritional process. ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रिएशन है, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ, आपको किसी में पोटेशियम है, किसी में प्रोटीन है, किसी में कार्बन है, किसी में फाइबर है, अलग न्यूट्रिएशन है, अलग अलग चीज़ें आपको बॉडी में वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका आता है आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी could be quite varied, and since the environment is not under the control of individual organism, these source of energy therefore need to break down or build up in the body and must be finally converted into the uniform source of energy that can be used for the various molecule movement need for the maintaining living structure, as well as the kind of molecule the body need to grow. For this, the series of chemical reaction in the body are the necessary. Oxidizing reducing reaction are the some of the most common chemical mean to break down the molecule. For this, many organism use oxygen source from outside the body. अब जो ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, हम बाहर से ले रहे हैं ऑक्सीजन और वो उसको हम अपने बॉडी में यूज़ कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ऑक्सीजन को बाहर के इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेना अपने बॉडी में, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्स ऑफ द सेलुलर नीड्स, और उस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करना फूड सोर्स में सेलुलर नीड की वजह से, फॉर द सेलुलर नीड्स, इट व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, नो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग इन फूड, नो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म टू टेकिंग अ फूड। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उनके पास कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जो खाने को ले रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीड बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट। जो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, जो रिमूवल ऑफ वेस्ट हो रहा है, मे बी नीड बिकॉज, क्योंकि जो उनका इंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट है। बट वॉट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनका कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता जो खाना खा सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, रिमूवल वेस्ट में बी नीड बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल द सेल मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑल द सेल मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट सेल में नहीं होता विद द सराउंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट। वो सारे ऑर्गन जो हैं जो मल्टी सेलुलर में, वो डायरेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं करते। सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। We have seen previously how its multicellular organism various body part of the specialize in the function they perform. हर multicellular organism में हर एक बॉडी पार्ट का अपना स्पेशलाइज फंक्शन है और वो परफॉर्म कर रहा है। We are familiar with the idea of the specialized tissue and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that
to uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue. ऑक्सीजन भी बाहर से लेना, उसका प्रोसेस करना, ये भी काम एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का ही है. However, this poses a problem since the food and oxygen are not taken up on one place in the body of organism, while all part of the body need them. ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ द बॉडी में आ रहा है और वहीं पे उसकी नीड है. हमें ऑक्सीजन पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में चाहिए. तो दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो जब उसको एक ही पार्ट में तो हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें पूरे के पूरे बॉडी में चाहिए. उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगेगा. जैसे कि अगर हमने घर में पानी का सिस्टम करवाते हैं, हम रूफ पे टंकी रखवा देते हैं, तो हम उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं कि हमें क्योंकि हमें पूरे घर में पानी चाहिए तो हम सप्लाई करवाते हैं. वैसे ही बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होता है पूरे बॉडी में फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी. खाने को अंदर ले जाना, उसका ब्रेक डाउन करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना, एक्यूमुलेशन करना, सारी चीज़ें जो प्रोसेस है जो कि आपने आगे भी क्लास 7 वगैरह में पढ़ रखी हैं, वो सारी चीज़ें करना आपको ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जिससे कि वो आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में जाए. व्हेन द केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन source and the oxygen from the energy generation, they create byproduct that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. When the chemical reaction use the carbon source and the oxygen for the energy generation, they create by the product that are not only useless for the cells of the body but could be even be harmful. So they waste by the product are therefore need to be removed from the body and discard outside by the process is called the excretion. एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना होता है, जो एक्सक्रीशन है अपना, जो कि उसमें आप क्या कर रहे हो, जो भी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपके बॉडी को हार्म कर सकता है, जो आपकी बॉडी को नीड नहीं है, आप एक्सक्रीशन कर देते हो. एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट हो रही हैं चीज़ें, बाहर जा रही हैं. सो द अगेन इफ़ द बेसिक रूल ऑफ द बॉडी की अगर हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट पेज है डिज़ाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड. स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द एक्सक्रीशन विल बी डेवलप. अब वेल ऑर्गेनाइज जो टिश्यूज़ हैं उसमें क्या है, एक्सक्रीशन भी अपना डेवलप्ड है, विच मीन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू. एक्सक्रीटरी टिश्यू के थ्रू हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है कि हमें अगर बॉडी से चीज़ों को रिमूव करना है, हटाना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं. उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपना क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है. लेट्स कंसिडर दिस वेरियस प्रोसेस. सो इनिशियल टू मेंटेन लाइफ 1 by 1. अब हम इसको लाइन टू लाइन और 1 by 1 पढ़ेंगे कि कैसे क्या वर्क करता है और कैसे चीज़ें फंक्शन कर रही हैं. तो इस वाले में हम न्यूट्रिएशन समझेंगे. सेकेंड पार्ट में आपका जो है वो हम सेकेंड पार्ट में आपका आएगा वेट अ मिनट. सेकेंड पार्ट में आपका हम आपको ये पढ़ाएंगे सेकेंड पार्ट में आपको हम रेस्पायरेशन पढ़ाएंगे. ठीक है, अभी पहले हम न्यूट्रिएशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिएशन का पूरा लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद जब आपका सेकेंड वीडियो जो मैं लाऊंगी उसमें आपका रेस्पायरेशन का पूरा सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है, बी न्यूट्रिएशन. सो अब हम न्यूट्रिएशन स्टार्ट करेंगे. व्हेन वी वॉक ऑन अ राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. जब हम साइकिल चला रहे होते हैं, राइड कर रहे होते हैं, तो हम एनर्जी का यूज़ कर रहे होते हैं. इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपार्ट एक्टिविटी एनर्जी इज नीड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी. ऐसा भी होता है कि जब हम कोई काम नहीं भी कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमें एनर्जी की नीड होती है जिससे कि हम स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द बॉडी को मेंटेन कर सकें. ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो. हम अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए and other substance need in the body, the source of energy and material in the food we eat.
हाउ डू वी लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, कैसे जो लिविंग बींग्स हैं वो अपना खाना पाते हैं, इस पे हमें बात करनी है। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड द मटेरियल इज कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, मटेरियल्स की, वो सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन द डिफरेंट वे। लेकिन एनर्जी सबको चाहिए, लेकिन एनर्जी का फुलफिलमेंट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए सबका अपना अपना तरीका है, अपने तरीके से वो एनर्जी को गेन करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल फूड मटेरियल जो है उससे ऑब्टेन कर लेते हैं एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब चीज़ों से ही इनका जो है नीड पूरी हो जाती है। एंड दीज ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स, ये क्या होते हैं, इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो खुद से खाना बना लेते हैं, इनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ऑटोट्रॉप, ऑटो, अपने आप चीज़ें कर लेता है। इंक्लूड ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडेड हैं इसमें, और कुछ बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कैरी करते हैं यहाँ पे। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। अब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, अब इनको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे ऐसे करके ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। एंड break down to simple one before they can use for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organism used to the biocatalyst is called the enzymes. तो अनकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, उनको छोटे छोटे में तोड़ेंगे तो ये जो ऑर्गेनिज्म का एक बायो कैटलिस्ट बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। द हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप्स। जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी, और जो ऑटोट्रॉप्स हैं, अगर हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये एनिमल एंड फंगी को, यहाँ पे एनिमल्स और फंगाई आते हैं। अगर हम ऑटोट्रॉफिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे प्लांट्स और हमारे सम बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशंस की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। हमने बताया कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप खुद से खाना बनाएंगे और खुद ही सारी चीज़ें अपनी खुद से कर लेते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द ऑटोट्रॉफ टेक इट सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो बाहर से चीज़ें सब्सटेंस को लेते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। एंड दिस मटेरियल टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट में इसको कन्वर्ट करता है। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लिया और जिसके बाद उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उन्होंने कार्बोहाइड्रेट में उसको कन्वर्ट किया। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे? प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे ये वहाँ पर होता है। द कार्बोहाइड्रेट विच नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली तुरंत की तुरंत यूज़ नहीं होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी टू सर्व टू बी यूज एज बिन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और वो एक इंटरनल एनर्जी की तरह अंदर जो है वो सेव रहता है, जब उसे ज़रूरत होती है तो प्लांट उसको यूज़ कर लेते हैं। एंड सम वॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। जैसे प्लांट में बात कर रहे हैं, जब तुरंत के तुरंत कार्बोहाइड्रेट वो यूज़ नहीं होता तो हम उसको स्टार्च के फॉर्म में प्लांट उसको स्टोर कर लेता है, जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो उसे यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही जो ह्यूमंस हैं, जैसे हम लोग हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो उसकी एनर्जी को हम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उस एनर्जी को क्या करते हैं, आपका जो यूज़ कर लेते हैं। अब जो ये क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, वैसे तो लाइन टू लाइन पढ़ा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन ये जब मैं 15 मिनट रिवीजन डालूंगी जिससे कि उसमें आपको लाइन टू लाइन डेफिनेशन और जो इम्पोर्टेंट जितने डायग्राम्स हैं विद द लेबल, वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके थ्रू आप उन आंसर्स को एज इट इज़ अपने उसमें लिख पाएँ और अच्छे नंबर ला पाएँ। उसी के साथ साथ मैं बैक एक्सरसाइज भी उसमें कराती हूँ, उसमें मैं लिख के देती हूँ, क्वेश्चंस के आंसर लिख के देती हूँ, वहाँ पे मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूँगी।
ठीक है। वैसे इसमें मैंने पढ़ाया हुआ है व्हाट क्राइटेरिया डू यूज टू डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव और नॉट, ये भी अभी आपने पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर द ऑर्गेनिज्म, ये भी पढ़ा। व्हाट द प्रोसेस वुड बी कंसिडर इनिशियल फॉर द मेंटेनिंग लाइफ, ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन लाइन टू लाइन मैं आपको आंसर जो है वो इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करूँगी जो आप अपने उसमें लिख सकें और अच्छे नंबर ला सकें। ये एक बहुत ही कॉमन सी और बहुत ही ईजी सी आपकी जो है वो इक्वेशन है। इसको अगर आप याद करेंगे और अपने जब आप आंसर लिखेंगे उसमें ये इक्वेशन इंक्लूड करके आएंगे तो आपका आंसर अलग ही दिखेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है। वैसे तो इसको इतना मुझे लगता है कि क्लास 10th में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, हम लाइट को, सनलाइट को हम क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी इनटू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जब क्लोरोफिल को हम ले रहे होते हैं, लाइट ले रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में ऑक्सीजन जो होती है वो आती है, ठीक है, जनरेट होती है। तो सेकेंड पार्ट आपका ये है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट टू द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। These steps need not to take place on the after the other immediately. For example, diesel plant take up carbon dioxide at a night and prepare an intermediate which is ascend upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. ऐसा नहीं होता है कि जो ये स्टेप हैं ये तुरंत के तुरंत चीज़ें करेंगे, नहीं। जैसे कि अगर डिजर्ट में हम बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं और वो सुबह दिन में जो होता है वो अपना जो चीज़ें हैं वो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब है, जो क्लोरोफिल है, वो ड्यूरिंग द डे में अपना परफॉर्म करते हैं। तो लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एवब रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो अब हम देखेंगे कि जो ऊपर की जो स्टेप्स लिखे हैं ये कितना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये देखना है। इफ़ यू केयरफुल ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर आप क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, वी विल नोटिस दैट द सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। तो ग्रीन डॉट्स, जो कुछ सेल्स हैं वो ग्रीन डॉट्स कैरी करते हैं। दीज ग्रीन डॉट आर द सेल ऑर्गेनल्स। इन ग्रीन डॉट्स को, जो ग्रीन डॉट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, या फिर इनको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, विच कंटेन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो सनलाइट ऑब्जर्व नहीं करेगा, सनलाइट ऑब्जर्व नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑटोट्रॉफ खाना नहीं बनाएगा, और अगर ऑटोट्रॉफ्स खाना नहीं बनाएंगे तो हेटेरोट्रॉफ्स का तो होना ही इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच इज डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज इनिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं आगे। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं। वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा, हम स्टोमेटा की बात करते हैं, विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। कई बार आपको क्लास 7 से 9 तक को पढ़ाया गया होगा कि लीव्स के जो होता है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, टिनी टिनी से पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे। मैसिव अमाउंट ऑफ द गैसेज जिसके थ्रू जो होता है वो गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है इसके थ्रू। टेक प्लेस इन द लीव थ्रू देयर पोर्स फ्रॉम द पर्पस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव एज वेल, ठीक है। जो एक्सचेंज ऑफ गैस होती है वो स्टेम, रूट्स और लीव्स के से भी होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो भी इस स्टोमेटा के थ्रू लॉस्ट जो होता है वो बाहर जाता है। द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट्स डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस। ये जो स्टोमेटा होते हैं, जो ये पोर्स होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। द ओपनिंग एंड द क्लोजनिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब ये पोर खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो इनको क्लोज कौन कर रहा है, कौन क्लोज कर रहा है, गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम,
जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं जब इनमें वाटर का फ्लो हो रहा होता है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। अब स्टोमेटल पोर ओपन होंगे तभी उसमें पानी फ्लो कर रहा होगा तो वो स्वेल कर जाएंगे। सिमिलरली द पोर्स क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। और जब जो गार्ड सेल जो होंगे जब वो श्रिंक कर जाएंगे तो पोर जो होंगे वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही समझाया गया कि लीफ जो होता है उसमें स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या कर रहा होता है, स्टोमेटा जो होता है वो टीनी स्टोमेटा होता है क्या, जो लीव्स होती है उस पर टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल जो होते हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग का काम कर रहे होते हैं, और वो जो ये पोर्स होते हैं इनके थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि ये जो स्टोमेटा जो होता है इनके थ्रू जो गैस एक्सचेंज होती है वो होती है। वाटर लॉस भी होता है इससे, और ये जो है जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है तो ये अपने पोर्स को क्लोज कर लेते हैं। और जब ये गार्ड सेल जो होते हैं जब इसमें वाटर का फ्लो हो रहा होता है तो ये स्वेल कर जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, तो इसमें वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। और जब स्टोमेटल पोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जब गार्ड सेल जो होंगे वो श्रिंक कर जाएंगे, ऐसे करके श्रिंक हो जाएंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे, गार्ड सेल्स यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। ये वाला जो डायग्राम है, अगर आप स्टोमेटा के बारे में अगर आता है कि स्टोमेटा होता क्या है, अगर आप ये सारी चीज़ें पॉइंट में लिखते हो और उसके बाद ये डायग्राम बना देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। Based on the other activity performed above and can be designed in experimentally and the initial for photosynthesis. So far we have talked about how the autotroph meet their energy requirement. ये जो ऊपर एक्टिविटी है ये मैं आपको रिवीजन में कराऊंगी, ठीक है। Can be designed and so far we have talked about how autotroph meet their energy requirement. How autotroph meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their body. ऐसा इनको और भी अदर रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं बॉडी को जो है बिल्डअप करने के लिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इन टेक अप फ्रॉम द सॉइल। वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस का जब यूज़ होता है तो ये जो है सॉइल से वाटर को लेते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाय द रूट इन द टर्शियल प्लांट, अदर मटेरियल लाइक अ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल्स। फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम होगा, ये भी सब ये सॉइल से ही लेते हैं। एंड नाइट्रोजन इज इनिशियल फॉर द एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो नाइट्रोजन है वो इनिशियल है, ज़रूरी है प्रोटीन और अदर कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए। एंड दिस इज taken up in the form of the inorganic nitrate of the nitrites and or it's taken up by the organic compound which have been prepared by the bacteria from the atmospheric nitrogen. तो हमने ऑटोट्रॉफ्स पढ़ लिया जो खुद से खाना बना रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो वो अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका ऑटोट्रॉफिक पे प्रेजेंट होता है। ये खुद से खाना नहीं बना सकता है, जो कि आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड इन टू इट्स इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएशन द डिफरेंट depending upon the type of availability of the food material as well as how it's obtained by the organism. For example, whether the body source is stationary such as grass or the mobile such as a deer would be allowed to different in the how the food is ascend and what is the nutritive apparatus used by the cow and lion. This is a range of strategy by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Example are the fungi like bread modules, yeast and mushroom. Others take in the whole material and break it down inside their body. What can be taken in and broke down depending upon the body design functioning. Some other organisms derive nutrition from the plants. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो न्यूट्रिएशन ऑफ अ प्लांट्स पे डिपेंड है और द एनिमल विदाउट किलिंग देम, बिना मारे ही उन पे वो डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, वो किसी भी चीज़ को हार्म नहीं पहुंचाते। एंड दिस पैरासाइट न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज बाय द वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक अ कस्कटा, अंबरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवॉर्म। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिना किसी चीज़ को हार्म पहुँचाए अपने खाने को खाते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएशन।
अब कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। Since the food and the way it's obtained differ, digestive system different in the various organism. डाइजेस्टिव सिस्टम भी सब सारे ऑर्गेनिज्म में अपना अलग अलग है, डिफर करता है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, द बॉडी बी टेकन इन द इंटायर सरफेस, तो जो बॉडी होती है वो इंटायर सरफेस से, जैसे अमीबा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू खाना ले रहा है, चारों तरफ से चीज़ें हो रही हैं। बट एट द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, डिफरेंट प्लांट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। लेकिन जो अपना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसका अपना डिफरेंट पार्ट है और वो डिफरेंट स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा का एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया। टेकन इन द फूड यूजिंग द टेम्परेरी फिंगर लाइक इंजेक्शन दैट सेल सरफेस विद द यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल्स, फिंगर प्रोजेक्शंस के थ्रू लेता है, फूड वैक्यूल्स में जाता है, यही आपको मैंने अभी बताया। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन। अब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होगा वो फूड वैक्यूल में टूट जाएगा, उसको सिंपल वर्म में कन्वर्ट कर देगा, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में जाके डिफ्यूज होगा। एंड द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होगा वो मूव हो जाएगा सरफेस ऑफ द सेल से थ्रू आउट, बाहर की तरफ चला जाएगा। इन द पैरामीशियम की अगर हम बात करते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जो जो वो भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज़ डिफाइंड शेप, इसका एक अपना डिफाइंड शेप है जो कि अमीबा का नहीं होता है। एंड द फूड इज़ टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, उसमें क्या है, अमीबा का कोई अपना एक खुद का, देख लो, कोई भी एक डिफाइंड शेप नहीं है, कैसा भी बन जाता है, ऐसा ऐसा कैसा भी आप इसको अमीबा का बना लो, कोई वो नहीं है। लेकिन पैरामीशियम जो होती है, आपने देखा होगा स्लीपर लाइक, आपका इसका एक जो है ऐसे ऐसे करके आपको दिखाई देता है, सॉरी, ठीक है, तो स्लीपर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसका एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जिसके थ्रू ये खाना लेता है। तो फूड इज मूव इन दिस स्पॉट, अब उस खाने में जो है फूड स्पॉट करेगा बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया के थ्रू। एंड फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये सारे मूवमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है। अलग ही कॉन्सेप्ट है, जहाँ सीलिया है, जहाँ फ्लैजिला है, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट का वर्क कर रहा होगा, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो एंटायर सरफेस ऑफ द सेल्स को कवर करता है। सॉरी हो ऐसा, घर वाले भाई जब तक बुला ना लें तब तक कुछ हो नहीं सकता। हाँ, तो हम लोग को अब पढ़ना है न्यूट्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिएशन जो है वो कैसे खाना ले रहे हैं वो पता करना है। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब है जहाँ माउथ से हम खाना लेते हैं और एनस तक आपका ये प्रोसेस होता है। वी कैन दैट द ट्यूब हैड डिफरेंट पार्ट्स एंड द ट्यूब में भी अपने डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो ट्यूब में भी अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वेरियस रीजन स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड व्हाट हैपन टू द इंटर अवर बॉडी। और यही आपको मैंने आपको बताया कि क्या होगा जो अपने बॉडी में इंटर करेगा। और अगर देखा जाए तो ये वाला भी जो डायग्राम है वो आपका इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। और मैं आपको इतना पढ़ाऊँगी और ये वाला पार्ट मैं आपको दूसरे लेक्चर में कराऊंगी। और इसका जो ये ह्यूमन में कैसे आपका होता है इसका मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया हुआ जो कि मैं आपको अभी रिप्रेजेंट करूंगी और ये आपको मेरे शॉर्ट्स पे भी मिल जाएगा और मैं इसकी लिंक भी आपको शेयर करूंगी। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने रूम के टेबल के आगे लगा सकते हैं, जिसको आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच इज़ पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड जो कि सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से ही पास होता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू प्रोसीड टू जनरेट पार्टिकल विच इज़ स्मॉल एंड सम टेक्सचर। दिस अचीव बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। इसको क्या कहते हैं, फूड को हम माउथ से खाते हैं, हम टीथ से उसको क्रस्ट करते हैं, ठीक है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, तो जो लाइनिंग ऑफ द कैनाल होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ विच वी ईट समथिंग वी लाइक। Our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary gland. हमारे माउथ में
खाने को जो सॉफ्ट बनाती है वो कौन बनाती है? सलाइवा, ठीक है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिससे सलाइवा रिलीज होती है, जो हम खाने को खाते हैं तो वो सॉफ्ट बना देता है. Another aspect of the food, we digest the complex nature. If it is to be observed from the alimentary canal, it has to be broken into the small molecules. This is done with the help of the biological catalytic is called the enzymes, जो कि मैंने आपको ये पहले पेज में भी अभी एक्सप्लेन किया. The saliva contain an enzyme called the salivary amylase. तो जो सलाइवा है वो एंजाइम जो कंटेन करती है उसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं. दैट इज़ ब्रेक डाउन इनटू द स्टार्च, जो कि उसको स्टार्च में ब्रेक डाउन करता है, विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव द सिंपलर शुगर. द फूड इज़ मिक्स थ्रोरली विद सलाइवा. जो फूड है वो थ्रोरली सलाइवा के साथ मिक्सड होता है एंड मूव अराउंड द माउथ. और वो माउथ में जब हम खाने को खाते हैं और वो अराउंड माउथ में जो है वो अराउंड मूव करता है. वाइल चाविंग बाय द मस्कुलर टंग, जब मस्कुलर टंग के थ्रू हम खाना खाते हैं और वो पूरे माउथ में हमारे मूव करता है, उससे हमारा जो खाना होता है वो स्मूथ हो जाता है. इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसीड प्रॉपरली इन ईच पार्ट. ये बहुत नेसेसरी है कि हम अपने खाने को एक रेगुलेट मैनर में जो है वो ट्यूब में अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव उसमें ले जाएं, जिससे कि वो हम प्रोसीड करें प्रॉपरली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में. द लाइनिंग ऑफ कैनाल मसल दैट्स कॉन्ट्रैक्ट रिथमेटिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. और जो लाइनिंग होती हैं कैनाल्स में वो उसको खाने को पुश करती हैं फॉरवर्ड नीचे की तरफ. दिस पैरालिस्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलॉन्ग द गट. ये पूरे गट्स में पैरालिस्टिक मूवमेंट जो होती है वो पुश डाउन करके ये पूरे अपने गट्स में होती है. फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमच. अब जो माउथ के बाद अपना जो खाना होता है वो फूड पाइप में गया, ओसोफेगस में, देन आपका स्टमच में थ्रू द फूड पाइप एंड द ओसोफेगस. ये बताया. द स्टमच इज लार्ज ऑर्गन. स्टमच जो है वो अपना एक लार्ज ऑर्गन है विच एक्सपेंड व्हेन द फूड इज इंटर इट, जो कि एक्सपेंड करता है जब खाना अपने अंदर जाता है. द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमच हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोरली विद मोर डाइजेस्टिव जूस, ठीक है. एंड द डाइजेशन इज स्टमच इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड विच प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमच. दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड द पैप्सिन. अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्रोटीन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम पैप्सिन कहते हैं, एंड म्यूकस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट अ एसिडिक मीडियम. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है विच फैसिलेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन. जो एंजाइम पेप्सिन है उसके एक्शंस को फैसिलेट कर देता है. What other function do you think to observe by the acid? The mucus protect the inner lining of the stomach to perform the action of the acid and under the normal condition. We have often heard adult complaining about acidity. कुछ ऐसे होते हैं जब आप खाना खाते हो फिर आपको एसिडिटी हो जाती है, बहुत लोग इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं. Can this be relate to what has been discussed above? The exit of the food from the stomach is regulated by the sphincter muscle which is released in the small amount into the small intestine. From the stomach the food now enter the small intestine. अब small intestine में खाना जाएगा. This is longest part of the alimentary canal, ठीक है. आपका जो बॉडी पार्ट था वो आपका स्टमच था जो कि एक्सपेंड करता है जब आप खाना खाते हो. अब यहाँ पे जो है लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का? स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज़ द फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कॉइलिंग. बहुत ज़्यादा कॉइल्ड अप है. कॉइलिंग ऐसे करके कॉइल हुआ है, ऐसे कैसे ऐसे करके कॉइल अप हुआ है, उसके थ्रू वो उसमें एडजस्ट है, ठीक है. द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट इन द वेरियस एनिमल्स. ये भी डिफरेंट एनिमल्स में वेरी करती है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, कैसा वो खाना खाते हैं उस हिसाब से जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन आपका. Herbivorous eating grass in a longer small intestine to allow the cellulose to be digest. जो ग्रास खाते हैं उनके में लॉन्गर होती है. मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट. जो मीट होता है वो ईजियर होता है डाइजेस्ट करने के लिए. तो कार्निवोरस जैसे टाइगर है इनके सब में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. The small intestine is a site to the complete digestion of carbohydrate, protein and fats. It's received the secretion of the living and the pancreas of this purpose. And the food coming from the stomach is acidic. Food जो है वो स्टमच में जब आता है तो एसिडिक होता है and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. Bile juice from the liver accumulates. This is the addition to acting on a fat. फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स. अब फैट जो है वो इंटेस्टाइन में
लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, विच मेक इट्स डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम टू एक्ट ऑन देम, जो कि डिफ़िकल्ट होता है फॉर्म एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। बाइल सॉल्ट ब्रेक देम इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स, और जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो उनको जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और वो जो एंजाइम्स होते हैं उनके एफिशिएंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज सिमिलर टू द इन्फ्लुएंसिंग एक्शन ऑफ सोप ऑन अ डायरेक्ट दैट वी हैव लर्न अबाउट द चैप्टर 4, जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। द पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाज होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट करते हैं। आपको बेसिकली ये भी एक अच्छा पॉइंट है और आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पार्ट जो है वो कौन सा जूस सिक्रीट करता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा पैनक्रियाटिक जो है, जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस, जो सलाइवा होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। विच कंटेन एंजाइम लाइक अ ट्रिप्सिन फॉर द डाइजेस्टिव प्रोटीन एंड लाइपेज ऑफ द ब्रेकिंग डाउन emulsified fats. In the wall of the small intestine contain gland which secrete initial juice. Enzyme present in the finally convert into the protein. जो enzymes हैं वो जो present है वो finally जो है वो proteins में convert होते हैं to the amino acid. Complex carbohydrate into the glucose and fat into the fatty acid and the glycol. Digested food is taken by the wall of the intestine. जो digested food होता है वो wall of the intestine से टेकन अप होता है, लिया जाता है। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंसेस्टाइन, जो अंदर की जो लाइन होती है स्मॉल इंसेस्टाइन की, हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम विलाई कहते हैं, विच इज़ इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन का जो होता है वो अपना एरिया इंक्रीज कर देता है। द विलाई आर द रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड द एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो कि क्या करता है, विलाई जो है वो रिचली ब्लड को जो ब्लड वेसल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करता है फूड को और ब्लड वेसल्स को सप्लाई करने में हेल्प करता है। ठीक है। एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ओके, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यू, ये नए टिश्यू को बनाता है और पुराने टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंड, जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है उस जब सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हो जाती हैं तो जो अनएब्जॉर्ब फूड अब बचा, जो ब्लड में नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वेयर इट इज़ अ वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, अब इस मटेरियल से जो ये वॉल होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनएस, और जितना वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और जितना भी रिमूव्ड मटेरियल होगा उसको वो बाय द एनएस रिमूव कर देगी। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिटर, तो इसके थ्रू ये आपका हो जाएगा। ठीक है। ये जो आपकी चीज़ें होती हैं ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए। आजकल तो कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है और आप अब क्लास 10th में हो सकता है आपको इसके बारे में पूछ ले, ठीक है, शॉर्ट नोट लिखने को बोल दे, कुछ भी आ सकता है, आजकल तो कुछ भी दे रहे हैं। ठीक है। डेंटल कैरीज ऑफ द टूथ डिके कॉज ग्रेडुलर सॉफ्टिंग एंड इनेमल एंड डेंटाइन, it's being bacteria acting on the sugar produce acid and soften to demineralize the enamel. Masses of the bacteria cell together with the food particle stick of the teeth to form a dental plaque. Saliva cannot reach the tooth surface of the neutralize the acid and plaque cover the teeth. Brushing the teeth after eating remove the plaque before the bacteria produce acid. If untreated, microorganism may invalid the plum causing inflammation and इन्फेक्शन। तो अच्छी चीज़ भी है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए और लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ते रहना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये हेटेरोट्रॉफी क्या होता है, ऑटोट्रॉफी क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, ह्यूमंस में कैसे आपका हो रहा है, तो आपका माउथ में जा रहा है, फूड पाइप में जा रहा है, देन आप स्टमच में जा रहा है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो भी आपका डिपेंड कर रहा है कि कैसे जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्रास खाते हैं उनकी लार्ज होती है, जो आपका मीट खाते हैं उनकी छोटी होती है क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। देन आपने पढ़ा कि अब ये वाला जो ये होता है ना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल बनाना तो आ ही जाता है, 5 नंबर में आता है, और बढ़िया अगर आप अच्छा सा बना के आओगे
5 नंबर कहीं के नहीं गए, आपको एग्जामिनर देगा। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टंग है, ये माउथ है जहाँ से आप खाने का इंटर करते हो। देन आपका खाना जो होता है वो आपका फूड पाइप मतलब ओसोफेगस में आता है। देन वो आपके स्टमच में जाता है जो आपका लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी है। देन वो आपके कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनएस। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर आपका एब्जॉर्ब होता है, जो कुछ वाटर होता है एब्जॉर्ब होता है और जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपके एनएस के थ्रू बाहर चली जाती हैं। इतना तो आपको कैसे न्यूट्रिएशन जा रहा है और कैसे हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका डायफ्राग्राम है। जब आप ऐसे कर रहे हो ये आपका यू शेप्ड में होता है, लेकिन जब आप ऐसे कर रहे हो तो ये फ्लैट हो जाता है और जब आप ऐसे करते हो तो ये फिर ऐसे हो जाता है। गॉल बेल्डर स्टोर बाइल्स, ये बाइल्स को स्टोर करता है। इसमें इसको अगर इस ऑर्गन को बहुत आजकल स्टोन हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो उसको रिमूव भी कर दिया जाता है, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होते हैं। हाँ, गैस और एसिडिटी वगैरह हो जाती है इंसानों को, लेकिन ये ऑर्गन निकाल देते हैं तो इतना कोई वो नहीं रहता। देन लीवर क्या है आप जिसका लीवर ख़राब होता है उसको सही से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। पैनक्रियाज, देन अपेंडिक्स, ये आपका अपेंडिक्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये प्यारा सा और अच्छे से लेबलिंग करोगे तो आपके ये 5 नंबर कहीं भी नहीं गए, बहुत बढ़िया मार्क्स आते हैं इसमें। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि मैंने वो बनाया हुआ है, वेट अ मिनट, ये है। हाँ, ये देखिए मैंने बनाया है, ये आपके लिए है। इसमें न्यूट्रिएशन कैसे पढ़ना है और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो जैसे कि मैंने ये बर्गर मत बना देना, बट लेकिन अगर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट में लिख के आएंगे और बर्गर की जगह पे बर्गर भी बना सकते हो, खाना बना सकते हो, इस तरीके से चीज़ें अगर आप सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसे थोड़ा सा डायग्राम लिख के डाइजेशन और नीचे ऐसे एक्सप्लेन करके आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये फ्लो चार्ट है, आप इजी टू रिमेंबर है और इसको आप फोटोकॉपी करा के अपने स्टडी टेबल के आगे लगा सकते हैं, एज इट इज़ लिख के आ सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इंजेक्शन, सबसे पहले आप खाते हैं, लिखा हुआ है वी टेक फूड इनटू आवर माउथ बाय टेकिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, food we eat contain nutrition. Then digestion, food is broke down into the simpler substance in the alimentary canal with the help of digestive juice. Complex food and simpler food. Absorption, the digest food is absorbed through the wall of the small intestine into the blood. न्यूट्रिशन इंटर द ब्लड, अब न्यूट्रिशन ब्लड में इंटर कर चुका है। एंसिमिलाइजेशन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन यूज बाय द बॉडी, एनर्जी ग्रोथ रिपेयर कर रही है। अब न्यूट्रिशन आर यूज बाय द सेल ऑफ द बॉडी। इंजेक्शन, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव कर दिया जाएगा, अनएब्जॉर्ब फूड जो होगा वो बाहर आ जाएगा। अगर आपको याद रखना है तो इसका भी मैंने ये देखिए फ्लो बनाया हुआ है। रिमेंबर कैसे रखेंगे, आई से इंजेक्शन, डी से डाइजेशन, ए से एब्जॉर्प्शन एंड ए से एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन। तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेक्शन। तो न्यूट्रिशन को आप कैसे याद रखोगे, खाना अंदर गया, खाने को का ब्रेक डाउन हुआ, खाना जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, न्यूट्रिशन गए ब्लड में गए, देन आपने बॉडी में न्यूट्रिशन को क्या किया, यूज़ किया। अब जो भी चीज़ें बची, जो ख़राब बची, वाटर एब्जॉर्ब हो गया, अब जो कुछ रिमूव आया वो आपने इंजेक्शन के थ्रू रिमूव कर दिया। तो आपका ये बढ़िया सा फ्लो चार्ट है, आप इसको जो है अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने स्टडी टेबल के आगे लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जो आपका रेस्पायरेशन वाला जो आपका टॉपिक है वो मैं आपको सेकेंड लेक्चर में लाऊंगी, क्योंकि इतना पढ़ना बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था और ये तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग इसी में लाइन टू लाइन कवर कर चुके हैं। अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर का आपका रेस्पायरेशन वाला पार्ट आएगा, देन आपका मैं आगे की चीज़ें पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट।